हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन दिस हीट ट्रांसफर कोर्स। ये है लेक्चर नंबर 33 इस कोर्स का। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इवोपोरेशन। ओके, सो बेसिकली हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इवोपोरेशन काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे हम देखते हैं कि गेट में मोस्टली 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी इकोनॉमी और इवोपोरेटरी इकोनॉमी है ना, और इवोपोरेटर कैपेसिटी से पूछा जाता है। तो वो सारे क्वेश्चन भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन लेंगे, देन उसके बाद में हम जितने भी डेरिवेशन पार्ट है वो लेके उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके गाइस, सो अगर हमारे इस हीट ट्रांसफर कोर्स की हम बात करें तो ऑलमोस्ट हमारा जो कोर्स है वो मोर देन 90% कंप्लीट हो गया है। सिर्फ इवोपोरेशन और इक्वेशन ऑफ एनर्जी का जो टॉपिक है वो रिमेनिंग रहा है। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक नंबर 9 इवोपोरेशन। उसमें देखिए हम डिस्कस करेंगे इवोपोरेशन, देन इसके बाद में टाइप ऑफ इवोपोरेशन में सिंगल एंड मल्टी इफेक्ट इवोपोरेटर्स आएंगे। देन उसके बाद में प्रोसेस कैलकुलेशन फॉर ट्रिपल इफेक्ट इवोपोरेटर के लिए हम प्रोसेस कैलकुलेशन मतलब कि उसका डिजाइनिंग करेंगे। ओके गाइस, सो गाइस इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, देखिए डेफिनेशन ऑफ इवोपोरेशन मींस सिंपल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इवोपोरेशन क्या होता है, लेकिन यहाँ पर हम फिर से थोड़ा और भी डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ इवोपोरेशन। और देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिंगल इफेक्ट इवोपोरेटर। एंड उसके बाद हमारा डिस्कशन यहाँ पर रहेगा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। सो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है, बेसिकली कहाँ से हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। सिंपल एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है। और अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का मतलब देखिए, हम टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर किसी सॉल्यूशन के लिए डिफाइन करते हैं, किसी प्योर सॉल्यूशन के लिए। तो प्योर सॉल्यूशन के केस में लाइक प्योर वाटर के लिए अगर आप टेम्परेचर डिफाइन कर रहे हो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, तो वो आपका प्योर उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब अगर ये प्योर सॉल्यूशन ना हो क्या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आ जाएगा, तो हम उसको टी से डिनोट करेंगे। वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, है ना, वो आपका बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों का एक्चुअली डिफरेंस जो होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के केस में। सो तो डिफरेंस होगा बेसिकली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्यूशन, मतलब कंसंट्रेटेड वाटर और प्योर वाटर के जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसको। देन उसके बाद में यहां पर आता है डायरिंग प्लॉट। डायरिंग प्लॉट बेसिकली क्या है, सिंपल हमको रिलेशन देता है। मींस आपका जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है, बॉइलिंग मतलब या फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का हमको एक ये कोरिलेशन देता है प्योर बॉइलिंग मतलब लाइक प्योर बॉइलिंग ऑफ वाटर है ना, उसके साथ में हमको एक कोरिलेशन देता है। तो इस टाइप लाइक यहाँ पर हमारा टी डेस हो जाएगा, यहाँ पर टी हो जाएगा। तो एक लीनियर कोरिलेशन बेसिकली हमको देता है डिफरेंट कंसंट्रेशन। जैसे जैसे कंसंट्रेशन लाइक यहाँ पर ये प्योर वाटर का हो गया ना, तो जितना टेम्परेचर यहाँ पर जितना टी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर प्योर वाटर का उतना यहाँ पर टी डेस रहेगा, है ना, बिकॉज यहाँ पर कंसंट्रेटर वो आपका डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद में आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया लाइक 10%, अगर फ्रैक्शन में बात करें तो 0.1 हो गया, है ना, फिर 20% लाइक 0.2। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर टी डैश जो है मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट जो है फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो इंक्रीज होते जाता है। तो एक लीनियर रिलेशन हमको डायरिंग प्लॉट से मिलता है। ओके, देन इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर कैपेसिटी एंड इकोनॉमी। ऑपरेटर कैपेसिटी एंड इकोनॉमी में सिंपल हम डेफिनेशन देखेंगे, है ना। उसके बाद मेन तो हम लोग मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर के लिए बात करेंगे, और सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर में भी इकोनॉमी और कैपेसिटी कैसे डिफाइन करते हैं वो चीज हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ओके गाइज, ये रहने वाला है कंटेंट हमारा इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए। ओके, तो गाइस देखिए, अगर हम इवोपोरेशन की बात करें तो इवोपोरेशन एक सिंपल फेज चेंज फिनोमिना, ये तो हमें पता है ना। तो इवोपोरेशन इज एन ऑपरेशन इन विच ए सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड बाय वेपराइजिंग ए पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर मतलब क्या है, लाइक सॉल्यूशन देखिए कैसे बनता है। बेसिकली कोई भी एक सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्वेंट होता है मेजर पोर्शन, और रिमेनिंग जो है वो सोल्यूट होता है। तो अभी हमारे पास में लाइक कोई सॉल्यूशन है ना, लाइक उसकी कंसंट्रेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं कि सोल्यूट का कंपोजिशन कितना है उस पर्टिकुलर मिक्सचर के अंदर। तो उस सोल्यूट का कंसंट्रेशन हमको इंक्रीज करना है, तो जो अनडिजायर्ड है सॉल्वेंट जो अनडिजायर्ड है उसका अमाउंट जो हमको डिक्रीज करना है, तो हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ इवोपोरेशन उसको इवोपरेट कर देते हैं। मींस लाइक सॉल्यूशन आपका लिक्विड है तो उसमें जो सॉल्वेंट है बेसिकली उसको हम वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और सेपरेट कर देते हैं हमारे मिक्सचर से। तो वही चीज लिखा हुआ है कि इवोपोरेशन इज एन ऑपरेशन इन विच ए सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड। तो अल्टीमेटली आप इस सॉल्वेंट को इवोपोरेट कर रहे हो तो अल्टीमेटली जो पूरा सॉल्यूशन है ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा, मींस इसमें सॉल्यूट का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, है ना। ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इवोपोरेशन का यूज हो गया। नाउ इन इवोपोरेशन द सोलवेंट टू बी इवोपोरेटेड इज जनरली वाटर। मोस्ट प्रोबेबली जो हम इवोपोरेट करते हैं वो वाटर ही रहता है ना। एंड द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिक्विड इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट। और ये जो कंसंट्रेटेड हमारे यहाँ पर लिक्विड मतलब कि जो पार्ट रहेगा सोल्यूट पार्ट वो बेसिकली हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट थिंग, द इवोपोरेशन इज कैरिड आउट, है ना। द इवोपोरेशन इज कैरिड आउट बाय सप्लाइंग द हीट टू ए सॉल्यूशन टू वेपराइज द सोलवेंट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं। सफिशिएंट हीट सोलवेंट को जब मिल जाता है तो वो वेपराइज हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि देखिए इवोपोरेशन जो रहता है
वो बेसिकली क्या रहता है, लिक्विड वेपर इंटरफेस पे होता है ना। देखिए इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है गाइस, इससे आपको क्लियर हो जाएगा बॉइलिंग और इवेपोरेशन का एक बार फिर से डिफरेंस जो है। इवेपोरेशन अकर एट लिक्विड वेपर इंटरफेस, एट लिक्विड वेपर इंटरफेस मींस एक सरफेस फिनोमिना, लाइक यहाँ पर आपका लिक्विड है, यहाँ पर लाइक वेपर है, तो ये लिक्विड वेपर का जो इंटरफेस है इस पे इवेपोरेशन होता है ना। लिक्विड इवेपोरेशन अकर एट लिक्विड वेपर इंटरफेस when the vapor pressure is less than the saturation pressure of liquid at a particular given temperature। मीन्स ऑपरेशन में आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं। विदाउट बॉइलिंग पॉइंट अचीव करे हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन। कंडीशन की व्हेन वेपर प्रेशर इज लेस देन द सैचुरेशन प्रेशर ऑफ लिक्विड। ओके, अब इन ऑन द अदर हैंड द बॉइलिंग अकर एट सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। बॉइलिंग में क्या होता है, लाइक ये एक सॉलिड सरफेस आपके पास में, इस पे लिक्विड अवेलेबल है। ओके, तो हम यहाँ पर इस सॉलिड सरफेस का टेम्परेचर इतना रखते हैं कि अल्टीमेटली इसके बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उससे हायर टेम्परेचर यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। तो वहां पर फिर ये जो वेपर है इस सॉलिड सरफेस पे, लिक्विड जो इस सॉलिड सरफेस पे बॉइल होना स्टार्ट होता है। क्लियर है चीज, तो वो यहाँ पर लिखा है, देखिए बॉइलिंग अकर एट सॉलिड लिक्विड इंटरफेस व्हेन द लिक्विड इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट व्हिच आर मेंटेन एट ए टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली फार फ्रॉम इट्स सैचुरेशन टेम्परेचर, है ना, उसके सैचुरेशन टेम्परेचर से बहुत हाईयर टेम्परेचर रखते हैं वो सॉलिड सरफेस का। ये चीज क्लियर होगी। ओके, तो अब हमारा डिस्कशन जो है नेक्स्ट वो रहेगा सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर पे, है ना। टेक्निकल डिस्कशन पे आते हैं, सिंपल इवेपोरेशन क्या होता है, ये सब चीज तो हम लोग लाइक क्लास 10th स्टैंडर्ड से भी पढ़ते आते हैं ना। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर क्या होता है, पहला हमारा डिस्कशन ही रहेगा। तो इस पर्टिकुलर यहाँ पर इस टॉपिक में हम सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर में हम क्या करेंगे, मटेरियल बैलेंस की बात करेंगे, एंथैल्पी बैलेंस की हम बात करेंगे, है ना। इस एक जस्ट मैंने इवेपोरेटर का एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया, देख सकते हो आप। तो इस पर्टिकुलर इवेपोरेटर पे हम लोग ये सारे बैलेंस अप्लाई करने वाले हैं, मटेरियल एंड एंथैल्पी। क्लियर है। तो अब इसमें डिजाइन देखिए कैसा है। आपके पास में फीड है, सबसे पहले हम फीड की बात करेंगे। तो फीड का जो अमाउंट है देखिए उसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं, है ना। उसमें लाइक ये कंपोजिशन हो गया एक्स, देन उसके बाद में फीड का टेम्परेचर हो गया, देन एच एफ जो है टी एफ फीड का टेम्परेचर हो गया, एच एफ जो है एंथैल्पी होगी फीड की। नाउ अब इसके बाद में ऑपरेटर में देखिए हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो वो हीट कहां से मिलेगी, देखिए स्टीम की हेल्प से हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए हम स्टीम यूज कर रहे हैं, अमाउंट जो है एस से डिनोट कर दिया। ओके, देन उसके बाद में यहाँ पर टेम्परेचर जो है टीएस हो गया, ये पीएच जो बेसिकली प्रेशर है। ओके, पीएच जो है प्रेशर है, उसके बाद में एंथैल्पी हो गया एचएस। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो स्टीम का टेम्परेचर टीएस है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। देखिए यहाँ पर बिकॉज ओनली फेस चेंज होता है जब स्टीम को एज ए हीटिंग मीडियम हम यूज करते हैं, तो वहां पर सिर्फ फेस चेंज होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये देखिए कोल्स लगी हुई है इवेपोरेटर में, देन उसके बाद में ये जो स्टीम है ये कंडेंस हो जाएगा, अपनी हीट जो है वो लूज करके, मतलब हीट जो है अपनी वो यहाँ पर डिलीवर कर देगा इवेपोरेटर में। और उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टीम का अमाउंट जो है वो ऐसी है, मतलब ये कंडेंसेट हो जाएगा। उसके बाद में अमाउंट ऑफ कंडेंसेट, उसके बाद में पीएस प्रेशर हो गया, देन टीएस टेम्परेचर हो गया, देन एचएस जो है वो एंथैल्पी होगी। ये कैपिटल एचएस लिखा है, स्मॉल एचएस लिखा है। ये हो गया यहाँ पर देखिए फीड का पार्ट और स्टीम जो कि एज ए हमारा हीटिंग मीडियम यहाँ पर है। तो ये इवेपोरेटर हमारे पास में है। देन इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये जो इवेपोरेटर है इसमें मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की है ना, ये जस्ट ये डिनोट करने के लिए कि ये वाला जो पोर्शन है वो वेपर स्पेस के लिए हम अवेलेबल रखते हैं, वेपर स्पेस के लिए। बिकॉज जो लाइक यहाँ पर आपके पास में फीड है, मतलब लाइक सॉल्यूशन आपके पास में है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो उसमें जो सॉल्वेंट बेसिकली इवेपोरेट होगा, है ना, उसके लिए एक स्पेस चाहिए होता है वेपर के लिए। तो यहाँ पर हम ये वाला वेपर स्पेस रखते हैं। और इसका देखिए प्रेशर जो है वो पी है यहाँ पर, और उसके बाद टेम्परेचर जो है टी है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैंने लिखा भी है। ये वेपर स्पेस जस्ट ये यहाँ इस वाले पोर्शन के लिए ये साइन डिनोट किया ना कि ये वेपर स्पेस को डिनोट कर रहा है। देन अब यहाँ पर दो पार्ट, एक हो गया वेपर टॉप प्रोडक्ट, एक हो गया बॉटम कंसंट्रेटेड पार्ट, है ना, थिक लिक्विड। यहाँ पर बॉटम मतलब क्या प्रोडक्ट है वो इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियसली बात है कि जो इवेपोरेटर लाइक हम लोग वाटर को इवेपोरेट कर रहे हैं तो वो तो हमारा प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली मतलब कि कंसंट्रेटेड जो लिक्विड है वो रहता है। ओके, तो यहाँ पर जस्ट की टॉप प्रोडक्ट एंड बॉटम प्रोडक्ट की फॉर्म में मैं बोल रहा हूँ। तो वेपर जो मिल रहा है एज ए टॉप प्रोडक्ट वो देखिए यहाँ पर हो गया वी, उसका अमाउंट हो गया। देन उसके बाद में यहाँ पर देखिए टेम्परेचर हो गया उसका टी, उसके बाद एंथैल्पी हो गया एच वी, है ना। ये एच वी मतलब वेपर के लिए एंथैल्पी को डिनोट कर रहा है, नीचे हम लोग स्मॉल एच एल डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये थिक लिक्विड कंसंट्रेटेड लिक्विड जो उसकी एंथैल्पी को डिनोट कर रहा है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर टी हो गया। ओके, देन इसके बाद में ये अमाउंट हो गया थिक लिक्विड का अमाउंट एल, और ये जो एक्स एल है और वाई वी जो है ये बेसिकली कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर का डायग्राम। तो अब देखिए हम इस पे बैलेंस अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो कंपोजिशन लिखा है हमने, देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहले यहां पर मैं लिख देता हूं,
फॉर द ऑपरेशन मीन्स की ऑपरेशन के लिए यहाँ पर देखिए कंडीशन है फॉर द ऑपरेशन वेपर वेलोसिटी फॉर द ऑपरेशन वेपर वेलोसिटी इज लेस देन द टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी वेपर वेलोसिटी इज लेस देन द टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी मतलब कि ऑपरेशन जो है फिनोमिना ये हो इसके लिए वेपर वेलोसिटी जो होता है वो लेस देन रहता है किससे टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी से ओके अदरवाइज क्या होगा जो लिक्विड पार्टिकल्स होंगे मतलब लिक्विड ड्रॉपलेट जो है वो वेपर के साथ में कैरी ओवर होगी मींस ना अदरवाइज लिक्विड पार्टिकल will entrain with vapor molecules तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सोल्यूट है बेसिकली उसका लॉस होगा ना हमारा जो सोल्यूट अगर वेपर में जा रहा है तो वो तो हमारे लिए बेनिफिशियल कंडीशन नहीं है ना बिकॉज हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट यहाँ पर जो है वो बॉटम प्रोडक्ट रहता है कंसंट्रेटेड लिक्विड जो रहेगा सो यहाँ पर सिंपल बेटर ऑपरेशन के लिए क्या होता है कि वेपर वेलोसिटी जो है वो लेस देन है किससे टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी से वेपर वेलोसिटी इज लेस देन द टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी इससे होगा क्या कि जो लिक्विड पार्टिकल वो कैरी ओवर नहीं होंगे विद वेपर मॉलिक्यूल्स ओके तो ये कंडीशन हो गई नाउ अब यहां पर हम लिख रहे हैं वेयर देखिए मैंने फीड का कंसंट्रेशन XF लिखा उसके बाद में कंसंट्रेटेड लिक्विड के लिए XL लिखा और वेपर के लिए YV लिखा तो ये बेसिकली क्या है फ्रैक्शन है ये किसका फ्रैक्शन बेसिकली डिनोट कर रहा है मिक्सचर में सॉल्यूशन में ये फ्रैक्शन होगा फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट XF हो गया फीड में इन फीड देन XL हो गया इन थिक लिक्विड और उसके बाद YV हो गया इन वेपर ओके इन वेपर फेस वेपर रिस्पेक्टिवली ये चीज क्लियर है अभी ओके अब उसके अलावा हमने लिखा एंथैल्पी देखिए HF फीड के लिए लिखा HS कैपिटल HS जो है वो स्टीम के लिए लिखा फिर HL थिक लिक्विड के लिए लिखा फिर कैपिटल HV ये हमने यहां पर लिखा है वेपर के लिए सो आर द एंथैल्पीज ऑफ फीड स्टीम थिक लिक्विड एंड वेपर रिस्पेक्टिवली ये चीज क्लियर है एंड वेपर रिस्पेक्टिवली अब इसके बाद देखिए हमने और क्या चीज लिखा है हाँ ओके प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट देखिए एक हम लिख रहे हैं PS जो कि स्टीम का सैचुरेशन प्रेशर है PS इज द सैचुरेशन प्रेशर ऑफ स्टीम और जो P लिखा है वो क्या है वेपर स्पेस का प्रेशर ये इंपॉर्टेंट है यहां पर देखिए P जो है वो है वेपर स्पेस प्रेशर ओके नाउ अब देखिए सिंपल जो मैंने बोला था कि हम यहां पर सिंगल इफेक्ट ऑपरेटर पे हम पहले बात करेंगे मटेरियल बैलेंस की उसके बाद हम बात करेंगे मटेरियल बैलेंस हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे एंथैल्पी बैलेंस की ओके सो यहां पर मटेरियल बैलेंस में मास बैलेंस अप्लाई करने वाला हूं मैं सिंपल सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ओवरऑल मास बैलेंस अगर हम ओवरऑल मास बैलेंस अप्लाई करें तो ओवरऑल मास बैलेंस में देखिए जो फीड है सिंपली जो फीड है वो किस में डिवाइड हो रहा है थिक लिक्विड प्लस वेपर में तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया कि F इज इक्वल टू L प्लस V देन इसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं कंपोनेंट बैलेंस सो कंपोनेंट मास बैलेंस अगर हम लिखे कंपोनेंट मास बैलेंस तो हम देखिए कंपोनेंट मास बैलेंस पे कौन से कंपोनेंट में हम बैलेंस अप्लाई करने वाले हैं सोल्यूट पे ओके सोल्यूट बैलेंस हम यहां पर लिखने वाले हैं तो सोल्यूट बैलेंस में देखिए फीड जो है उसमें कंपोजिशन कितना है सोल्यूट का XF सो XF से मल्टीप्लाई कर दिया इसको इक्वल टू L और लिक्विड में कंपोजिशन कितना XL प्लस वेपर V में कितना कंपोजिशन है YV तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 तो सिंपल हमने ओवरऑल मास बैलेंस लिख दिया देन उसके बाद कंपोनेंट मास बैलेंस लिख दिया अब देखिए हम अज्यूम कर रहे हैं ना इफ वी आर assuming that no solute is going in the vapor into the vapor ना मतलब वेपर के साथ कोई भी सोल्यूट जो है मतलब बिल्कुल भी नेग्लिजिबल सोल्यूट भी मतलब उसके साथ नहीं जा रहा है देन उस केस में हम लिख सकते हैं कि उसका कंसंट्रेशन जो है सोल्यूट का वेपर वो 0 हो जाएगा इफ वी आर अज्यूमिंग नो सोल्यूट इज गोइंग इनटू वेपर देन हम लिख सकते हैं कि जो YV कंसंट्रेशन है वो 0 हो जाएगा सोल्यूट कंसंट्रेशन इन द वेपर तो यहां से देखिए हमको मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 2 जो है उससे हमको मिल जाएगा वी गेट F इंटू XF इज इक्वल टू L इंटू XL मीन्स ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा तो ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 3 तो ये तो हमने सिंपल क्या लिखा है
मास बैलेंस लिखा है, फर्स्ट हमने ओवरऑल मास बैलेंस लिखा, उसके बाद हमने कंपोनेंट मास बैलेंस लिखा जो कि सॉल्यूट पे था। ओके, अब हम लिखने वाले हैं एनर्जी बैलेंस। सो देखिए नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं यहां पर एनर्जी बैलेंस। सो एनर्जी में हम लोग कौन सी टर्म यूज करेंगे, एंथैल्पी जो हमने लिखा है। सो एनर्जी जिसे आप हीट बैलेंस भी बोल सकते हो। तो सेकेंड हम यहाँ पर एनर्जी बैलेंस लिखने वाले हैं। सो देखिए सिंपल फीड का अमाउंट एफ हो गया और एंथैल्पी जो है वो एच एफ होगी, प्लस ऑफ स्टीम की जो एंथैल्पी है वो एच एस होगी, इक्वल टू लिक्विड की एंथैल्पी हमने एच एल लिखा है, प्लस वेपर की जो एंथैल्पी है वो हमने एच वी लिखा है। देन उसके बाद में आप मतलब ये आपका लाइक इनलेट हो गया, तो ये आउटलेट में आपका कंडेंसेट का भी एंथैल्पी आएगा। सो अमाउंट हो गया एस कंडेंसेट का, और एच एस मतलब जितना स्टीम का अमाउंट है उतना ही कंडेंसेट का अमाउंट होगा, बस एंथैल्पी चेंज होगा एच एस और स्मॉल एच एस। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इस इक्वेशन नंबर 4 में हम सिंपल क्या कर रहे हैं, एफ इंटू एच एफ प्लस एस मतलब जस्ट इसको हम लोग अगर लेफ्ट साइड में लेके आए इस वाले पोर्शन को, तो एस कॉमन लेने के बाद हमको मिल जाएगा पर एच एस माइनस ऑफ स्मॉल एच एस इज इक्वल टू एल इंटू एच एल प्लस वी इंटू एच वी। ये चीज क्लियर है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 लिख रहा हूं। अब यहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, देखिए जिसे हम लेमडा बोलेंगे। तो लेमडा एस में लिख रहा हूं स्टीम के लिए, लेमडा एस जो है वो हो जाएगा देखिए लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। तो लेमडा एस यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन हो गया। तो यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कैपिटल एच एस माइनस स्मॉल एच एस मीन जितना स्टीम का एंथैल्पी था और जितना कंडेंसेंट का एंथैल्पी है उसमें जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। मतलब इतना हीट हमने बेसिकली रिमूव किया तो स्टीम जो है वो कंडेंसेट में कन्वर्ट हो गई। ओके, उसके अलावा मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि एनर्जी सप्लाइड बाय स्टीम। तो स्टीम ने कितना एनर्जी सप्लाई किया, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम हो गया लेमडा एस। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, स्टीम का एस है, तो एस इज मल्टीप्लाई बाय लेमडा एस। ये हो गया बेसिकली द एनर्जी सप्लाइड बाय द स्टीम। द एनर्जी सप्लाइड बाय द स्टीम इज इक्वल टू, इसको हम क्यू लिख सकते हैं और इसको हम क्यू इक्वल टू यू इंटू ए इंटू डेल्टा टी भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया एनर्जी सप्लाइड बाय स्टीम टू इवेपोरेटर। ओके, नाउ अब नेक्स्ट देखिए यहां पर जो टेम्परेचर, देखिए एक टर्म अभी हम इंट्रोड्यूस करेंगे टेम्परेचर टी। तो जो टी है बेसिकली वो होगा बॉइलिंग पॉइंट, टी जो है वो होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फीड सॉल्यूशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्रेशर पे हम डिफाइन कर रहे हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फीड सॉल्यूशन corresponding to pressure P in vapor space, ओके। सो टी बेसिकली हम डिफाइन कर रहे हैं और टी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फीड सॉल्यूशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्रेशर इन द प्रेशर पी बेसिकली क्या प्रेशर है, वेपर स्पेस का प्रेशर है। ओके, तो अब हम देखिए जो इक्वेशन मतलब इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास में, देखिए इक्वेशन नंबर 1 एफ इक्वल टू एल प्लस वी था। इक्वेशन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो एफ इज इक्वल टू एल प्लस वी था। तो इसको हम इंट्रोड्यूस कर, यहां से हम लिख सकते हैं बेसिकली कि जो एल है अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है बेसिकली वो क्या हो जाएगा, एफ माइनस वी हो जाएगा। ओके, तो इसको हम यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में, है ना। एल की जगह हम पुट कर देंगे एफ माइनस वी। एफ माइनस वी अगर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमको इक्वेशन मिल जाएगा, देखिए एफ इंटू एच एफ प्लस एस इंटू कैपिटल एच एस माइनस ऑफ स्मॉल एच एस इज इक्वल टू, तो यहां पर एल था, एल की जगह मैंने पुट कर दिया एफ माइनस वी, अमाउंट ऑफ फीड माइनस ऑफ अमाउंट ऑफ वेपर इज मल्टीप्लाई बाई एच एल प्लस ऑफ वी इंटू एच वी। ये चीज क्लियर है अभी तक ना। तो ये हमको इक्वेशन मिल गई। अब इसमें देखिए हम लिख रहे हैं कि एस इंटू एच एस माइनस ऑफ स्मॉल एच एस इज इक्वल टू एफ माइनस वी इंटू एच एल प्लस v इंटू एच वी। तो इस पार्ट को मैं जस्ट इधर लेके आ रहा हूं, माइनस ऑफ f इंटू एच एफ। ओके, अब देखिए यहां पर हम लिखने वाले हैं कि s इंटू कैपिटल एच एस माइनस ऑफ स्मॉल एच एस इज इक्वल टू f माइनस वी इज मल्टीप्लाई बाई एच एल ओके, एक काम करते हैं यहां पर हम डायरेक्टली हम ये लिख देते हैं, देखिए कि यहां पर जो है हम f कॉमन ले सकते हैं इस पोर्शन में से, है ना। इसमें से अगर हम लोग f कॉमन ले ले तो इक्वल टू में आ जाएगा, यहां पर देखिए एफ अगर हम कॉमन लेते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा एच एल माइनस ऑफ एच एफ
देन प्लस ऑफ, अगर v कॉमन ले लें हम इस पार्ट में और इस पार्ट में, तो v कॉमन लेने के बाद हमको मिल जाएगा hv माइनस ऑफ h माइनस ऑफ स्मॉल h। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। ये चीज क्लियर है। अब देखिए दो टाइम में इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। सिंपल मेरा इक्वेशन नंबर 6 हो गया। देखिए यहां पर ये वाला। अब इसमें हम टाइम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि कैपिटल एच वी माइनस ऑफ एच एल, कैपिटल एच वी माइनस ऑफ एच एल, ये हमको क्या दे रहा है? ये हमको देने वाला है लेमडा वी। जैसे हमने लेमडा एस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन लिखा स्टीम के लिए, वैसे हम यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिखेंगे। तो ये हो गया यहाँ पर देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेमडा वी। देन उसके बाद हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर देखिए लेमडा, ये तो हमने लिखा ही है, एच एस कैपिटल एच एस माइनस ऑफ स्मॉल एच एस इज इक्वल टू लेमडा एस, और ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है। ये हमने लास्ट स्लाइड में जस्ट डिस्कस किया है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 हम लिख सकते हैं कि Q फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, तो यहां पर हो जाएगा देखिए कि यहां पर देखिए ये हो जाएगा S इंटू लेमडा एस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? Q लिख सकते हैं। यहां पर देखिए मैंने लिखा था कि Q बेसिकली क्या है? एनर्जी सप्लाइड बाय द स्टीम, Q इज इक्वल टू S इंटू लेमडा एस। तो ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखिए है F इंटू एच एल माइनस ऑफ एच एफ इज प्लस V इंटू लेमडा वी, V इंटू लेमडा वी। ये यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया। ओके, तो फाइनली इक्वेशन हमको मिल गई। इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर Q इक्वल टू S इंटू लेमडा एस इज इक्वल टू F इंटू सी पी इंटू टी माइनस ऑफ टी एफ प्लस ऑफ V इंटू लेमडा वी। यहाँ पर देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 7। तो इसमें जस्ट हमने चेंजेस क्या किए? देखिए V इंटू लेमडा वी, ये तो मेरे पास लेटेंट हीट था, है ना। V इंटू लेमडा वी, ये तो मेरे पास लेटेंट हीट हो गया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लेटेंट हीट। लेकिन इसके बाद यहां पर देखिए F इंटू सी पी इंटू टी माइनस टी एफ, ये बेसिकली क्या है? सेंसिबल हीट है, सेंसिबल हीट। तो लेटेंट हीट को आप सेंस नहीं कर सकते हो, लेकिन सेंसिबल हीट मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जिसको आप फील कर सकते हो। तो यहाँ पर टेम्परेचर T हो गया, T माइनस ऑफ फीड का टेम्परेचर जो TF है। तो ये यहाँ पर जो हीट बेसिकली मतलब कि हीट जो एनर्जी सप्लाई होगा उसे हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। सो F इंटू सी पी इंटू टी माइनस टी एफ। तो जो जस्ट एंथैल्पी है, जस्ट उसको स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर करते हैं तो हमको एंथैल्पी बेसिकली मिलता है ना। जस्ट आपका यहाँ पर ये पर केल्विन डिनोमिनेटर में पर केल्विन का टर्म रहता है, तो वो आप केल्विन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एंथैल्पी की यूनिट यहाँ पर मिल जाती है आपको। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। हीट सप्लाई बाय कंडेंसेशन इज इक्वल टू S इंटू लेमडा एस, और इसको हम Q से डिनोट करें, इज इक्वल टू F इंटू सी पी इंटू टी माइनस टी एफ प्लस V इंटू लेमडा वी। अब यहाँ पर जो T मैंने इंट्रोड्यूस किया वो T कौन सा है? टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। यहाँ पर देखिए T इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फीड सॉल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग टू प्रेशर P इन द वेपर स्पेस, और TF जो है वो फीड का टेम्परेचर हो गया। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है मैंने, Q इज इक्वल टू S इंटू लेमडा एस इक्वल टू F इंटू सी पी इंटू टी माइनस टी एफ प्लस V इंटू लेमडा वी। सो यहाँ पर ये वाला पोर्शन हो गया सेंसिबल हीट, ये वाला हो गया लेटेंट हीट। इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 लिखा। सो दिस इक्वेशन नंबर 7 इज ओनली वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन हम यूज करते हैं। बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो यहाँ पर ये कंडीशन, ये इक्वेशन जो है यूज नहीं होगी। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 इट इज क्लियर दैट एनर्जी सप्लाइड बाय द स्टीम S इंटू लेमडा एस इज कॉन्ट्रीब्यूशन इन टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। टू टाइप्स हो गया ना, एक हो गया सेंसिबल हीट, एक हो गया लेटेंट हीट। सो फर्स्ट देखिए, द सम पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फीड फ्रॉम TF टू द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर T। सो इस हीट में से मतलब दो हीट हो गया, सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। तो हमारा जो फीड हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऑपरेटर में वो टेम्परेचर TF है उसका। तो इन दोनों एनर्जी में से कुछ पार्ट तो इस TF को बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर T तक लेके आने में यूज हो जाता है, एंड द सम पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू वेपराइज। जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया बेसिकली पर्टिकुलर जो प्रेशर है वेपर स्पेस में उस पर, तो वहां पर जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है फिर वो फीड, तो फिर इस बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से वेपराइज करने के लिए कुछ हीट यूज हो जाता है ना। ये चीज क्लियर हो गई। तो इस तरीके से पूरा जो स्टीम का जो हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं स्टीम की हेल्प से, तो वो हीट इस तरीके से यूज होता है। फर्स्ट, सम पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फीड फ्रॉम TF टू द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर T, एंड सम पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू वेपराइज द फीड मतलब फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर टू
मतलब जब तक जितना टेम्परेचर उसको मिल रहा है उतना वो वेपराइज हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर होगी ना। अब जैसे मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात की है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ऑल द प्रॉपर्टीज आर यूजिंग फॉर प्योर वाटर, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो भी प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर प्रेशर हम यूज करते हैं वो प्योर टेम्परेचर प्योर वाटर के लिए हम यूज करते हैं। बहुत ज्यादा डाइल्यूट होने का मतलब यही है ना। ओके, सो अजम्पशन देखिए यहाँ पर स्टीम इज लूजिंग। अब हमारा अजम्पशन है, अभी हम यहाँ पर सेंसेबल हीट लिख रहे हैं और लेटेंट हीट लिख रहे हैं, लेकिन अगर हम स्टीम के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टीम इज लूजिंग ओनली इट्स लेटेंट हीट। ये एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, मतलब कि इसको देखिए आपको ध्यान देना होगा ना कि जब भी हम लोग स्टीम यूज करते हैं एज ए हीटिंग मीडियम, तो स्टीम जो है वो ओनली लेटेंट हीट लूज करती है। सेंसिबल हीट मतलब जितना टेम्परेचर पे आप मतलब यूज कर रहे हो वो डिपेंड करेगा, आपके पास लो प्रेशर स्टीम है, हाई प्रेशर स्टीम है, मीडियम प्रेशर स्टीम है ना, या फिर हाई प्रेशर स्टीम है, उस पर डिपेंड करता है। तो स्टीम जो है हम कंसीडर कर रहे हैं, हमारा अजम्पशन ये है कि सिर्फ लूज करता है अपना लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट तो मतलब जितने टेम्परेचर पे स्टीम होगा उतने ही टेम्परेचर पे कंडेंसेट रहेगा। ओके, सिर्फ प्रेशर रिड्यूस होगा और वहां पर लेटेंट हीट सप्लाई करेगा स्टीम। सो इफ द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड, देन प्योर वाटर एब्जॉर्प्शन विल बी, मतलब कि जो हमने प्योर वाटर का एब्जॉर्प्शन कंसीडर किया था वो रॉन्ग हो जाता है इक्वेशन नंबर 7 के लिए। तो जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वाली बात आ जाती है तो उस केस में हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, उसे हम बोल रहे हैं इन दैट केस देयर विल बी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अब ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है उसकी बात हम करेंगे आगे, है ना। जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है तब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की बात आती है, तो जो हमारा ये प्योर वाटर वाला मतलब कंसेप्ट है ये तो इनकरेक्ट हो जाता है ना। तो वहां पर टेम्परेचर टी बेसिकली टी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एट प्रेशर पी। यहां पर मैं टेम्परेचर टी को बोल रहा हूं, टी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एट प्रेशर पी। ओके, सो गाइस अभी जो हमने डिस्कशन किया देखिए वो डाइल्यूट कंडीशन के लिए था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 99 केसेस में आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ही मिलता है, उसी को आपको, और वहां पर जो उसमें सॉल्यूशन प्रेजेंट है उस मतलब टोटल सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसको आपको इवेपोरेट करना है, बिकॉज आपको और कंसंट्रेटेड मिक्सचर चाहिए। क्लियर है चीज। तो ऐसा रहता है मतलब एक्चुअल कंडीशन में, तो वहां पर आपको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ही मिलता है। तो अब देखिए हमारा जो डिस्कशन है वो टोटली बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में, इस मतलब लाइक इसलिए मतलब एक बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का टाइम आता है। तो अब हम आगे डिस्कशन करेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से रिगार्डिंग। देखिए द डिफरेंस बिटवीन, अब डिफरेंस देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का मतलब क्या है, मतलब ये सिंपल एक डिफरेंस है, एक टेम्परेचर डिफरेंस है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में सिंपल एक टेम्परेचर डिफरेंस है। देखिए द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, the difference between boiling point of solution minus boiling point of pure water at a given at a given pressure. The difference between the boiling point of solution, the boiling point of solution minus of boiling point of pure water means ये just इस तरीके से लिखा है, आप इस मतलब टाइम पे ऐसे मत जाइए, सिंपल boiling point of solution minus of the boiling point of pure water, तो इनका जो डिफरेंस है वो boiling point elevation है। ओके, so as the vapor pressure of most aqueous solution is less than that of the water at any given temperature, the boiling point of a solution is higher than that of a pure water at a given pressure. देखिए सिंपल यहाँ पर लिखा है is the vapor pressure of most aqueous solution is less than that of the water. Okay, the vapor pressure of most aqueous solution is less than that of the water at any given temperature. The boiling point of solution is higher than that of pure water at a given pressure. तो हम लाइक वो कंसंट्रेटेड मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं कि उसका जब हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं सॉल्यूशन के लिए ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट अब जब हम देखते हैं तो वो बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली हायर रहता है कंपेयर टू प्योर वाटर। प्योर वाटर से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे बॉइलिंग पॉइंट तो हाई मिलेगा आपको, है ना। किसी भी सॉल्यूशन का सॉल्यूशन जहां पर हो गया तो सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट तो आपका वहां पर प्योर वाटर ही हो गया। सो प्योर वाटर मतलब वाटर हो गया, वाटर में जब आप सॉल्यूट मिक्स करते हो तो अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट जो उस मिक्सचर का वो इंक्रीज हो जाता है। इस पूरे लाइक पैराग्राफ का ये मीनिंग है। ओके, तो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं सिंपल, देखिए एनर्जी सप्लाइड बाय स्टीम, एनर्जी सप्लाइड बाय स्टीम, तो एनर्जी सप्लाइड बाय स्टीम को हम लिख सकते हैं क्यू से, क्यू इज सॉरी ओके जस्ट वेट अ मिनट, एनर्जी सप्लाइड बाय स्टीम। सो एनर्जी सप्लाइड बाय स्टीम जो वो हो जाएगा, देखिए Q इज इक्वल टू U इंटू ए इंटू टी एस माइनस टी। ये चीज क्लियर है। एनर्जी सप्लाइड बाय स्टीम इज Q इक्वल टू U इंटू ए इंटू टी एस माइनस टी। अब यहां पर देखिए, यहां पर कंडीशन में लिख रहा हूं एक, इफ टेम्परेचर T increases, if E increases, then
if T increases then during सॉरी इफ टी इंक्रीजेज देन मतलब टी बेसिकली ड्राइविंग फोर्स, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस जो ड्राइविंग फोर्स रहेगा, इफ टी इंक्रीजेज देन ड्राइविंग फोर्स डिक्रीजेज, then driving force decreases, then driving force decreasing, so for some rate of then so for some rate of heat, then some rate of heat transfer, then rate of heat transfer A must increases, है ना. सो द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ए मस्ट इंक्रीज, मतलब देखिए यहाँ पर सिंपल क्या है कि आपको यहाँ पर एनर्जी सप्लाइड की हम बात कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाइड बाय स्टीम क्यू इक्वल टू यू इंटू ए इंटू टी एस माइनस टी. सो अगर ये यहाँ पर देखिए जो हीट सप्लाई हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, उसके बाद में एरिया अवेलेबल जो है, उसके अलावा टी एस माइनस टी टेम्परेचर डिफरेंस पे. तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स है. तो अगर जो टी है बेसिकली वो अगर इंक्रीज होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर माइनस बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, तो टी जो अगर ये इंक्रीज होता है तो अल्टीमेटली हो रहा क्या है कि ड्राइविंग फोर्स डिक्रीज हो रहा है. तो अगर आपको एनर्जी सप्लाइड जो कांस्टेंट रखना, तो उस केस में आपको एरिया जो है इंक्रीज करना पड़ेगा सेम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मेंटेन करने के लिए. क्लियर है चीज. तो ये सिंपल सी बात लिखिए. अब यहाँ पर देखिए क्यू जो है उसको हम लिख रहे हैं, क्यू इज द कैपेसिटी, एनर्जी सप्लाइड बाय स्टीम. सो यहाँ पर क्यू जो है वो बेसिकली हो गया मेरा कैपेसिटी, Q इज द कैपेसिटी. और अगर यहाँ पर इफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अब टेम्परेचर इंक्रीज होता है देन कैपेसिटी डिक्रीज होगा. सिंपल सी बात है, ये वाला टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो ये जो डिफरेंस अमाउंट ये आपका डिक्रीज हो जाएगा, ओवरऑल ये जो टाइम है ये रिड्यूस हो जाएगी, तो अल्टीमेटली ये जो Q है ये भी रिड्यूस होगा. तो इसके बाद हम लिखते हैं Q जो है सिंपल क्या है, एनर्जी सप्लाइड बाय द स्टीम है, उसको हम यहाँ पर अमाउंट ऑफ स्टीम मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से लिख सकते हैं. लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज इक्वल टू एफ इंटू सी पी इंटू टी माइनस टी एफ प्लस वी इंटू लेमडा वी. यही इक्वेशन हमारे पास में था. अगर प्योर बॉइलिंग ओके हाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन की हम बात करें तो Q इक्वल टू एस इंटू लेमडा इक्वल टू एफ इंटू सी पी इंटू टी माइनस टी एफ प्लस वी इंटू लेमडा वी. हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 था. अब यहां पर देखिए इसी इक्वेशन को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं. ओके यहां पर देखिए सिंपल हमारे पास में यहां पर ये इक्वेशन है, Q इक्वल टू एस इंटू लेमडा एस इक्वल टू एफ इंटू सी पी इंटू टी माइनस टी एफ प्लस वी इंटू लेमडा वी. तो अब यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं एफ इंटू सी पी इंटू टी माइनस टी एफ, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला इसको हम बोल रहे हैं यहां पर हीट लोडिंग. जस्ट एफ इंटू सी पी इंटू टी माइनस टी एफ, जिसे हमने सेंसेबल हीट भी बोला है, ये बेसिकली हो गया हीट लोडिंग. तो अब इसमें कंडीशन हम यहां पर लिख रहे हैं, देखिए इफ केस 1 मतलब डिफरेंट केस डिफाइन कर रहे हैं कि देखिए ये जो टेम्परेचर T है, ये जो टेम्परेचर T है अगर फीड के टेम्परेचर से हाइयर हो, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर. सिंपल डिस्कशन हम कर रहे हैं. देखिए यहाँ पर 3 केसेस लिख के, पहला जो केस है वहां पर कि अगर जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो अगर ग्रेटर देन ऑफ फीड के टेम्परेचर से, देन दिस क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव. उस केस में ये जो आपका सेंसेबल हीट है ये पॉजिटिव आएगा, है ना. देन दिस क्वांटिटी विल पॉजिटिव, इट मींस दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल कंज्यूम इन राइज द सेंसेबल हीट फ्रॉम टीएफ. तो उस केस में ये जो हीट लोडिंग पार्ट है, मतलब कि आपका हीट जो बेसिकली है, मतलब सेंसेबल हीट वो यूज हो रहा है किसके लिए, फीड का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर T तक इंक्रीज करने के लिए. अगर आपका फीड टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के इक्वल हो, देन द हीट लोडिंग, इस फैक्टर को मतलब हम बोल रहे हैं यहाँ पर ये जो पार्ट है ये आपका हीट लोडिंग हो गया. सो देन द हीट लोडिंग विल बी जीरो. उस केस में हीट लोडिंग जीरो आ रहा है. इट मींस all the amount of heat supplied is going to or going to vaporize the feed. So उस केस में जो भी हीट सप्लाई हो रहा है, हीट सप्लाई बाय द स्टीम क्या है, Q S इंटू लेमडा एस. तो टोटली जो हीट सप्लाई हो रहा है वो किस लिए यूटिलाइज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से लाइक वेपराइज करने के लिए, मतलब फीड को वेपराइज करने के लिए यूटिलाइज हो रहा है पूरा. सो Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं डायरेक्टली S इंटू लेमडा एस. इस पार्ट को हम जीरो कर देंगे तो ये डायरेक्टली हो जाएगा S इंटू लेमडा एस इज इक्वल टू V इंटू लेमडा वी. ओके ये कौन सी कंडीशन पे होगा, एट टेम्परेचर T इक्वल टू TF, मींस बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इज इक्वल टू फीड टेम्परेचर. देन थर्ड केस हो सकता है आपका कि फीड टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से हाइयर हो, ऐसा पॉसिबल है. देन द हीट लोडिंग विल बी नेगेटिव. उस केस में हीट लोडिंग जो नेगेटिव आएगा, हेंस द एनर्जी विल रिसीव्ड बाय द फीड. सो हेंस द एनर्जी विल रिसीव्ड बाय द फीड. सो उस केस में मतलब फीड एनर्जी बेसिकली वहां पर सप्लाई करेगा, थोड़ा सा वो जो हीट सप्लाई करेगा बेसिकली, मतलब टेम्परेचर रिड्यूस होना पड़ेगा ना बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर तक. तो उस केस में वेपराइजेशन के लिए जो हीट है वो बेसिकली कहां से मिल जाएगा, थोड़ा अमाउंट
फीड से मिल जाएगा, सो द इकोनॉमी विल बी हायर। सो इस केस में बेसिकली क्या होता है, इकोनॉमी जो टाइम है, इकोनॉमी टाइम आगे डिस्कस करेंगे, मैं ऑपरेटर के लिए इकोनॉमी टाइम डिफाइन करते हैं, मतलब इकोनॉमिकल मतलब सिंपल वर्ड से पता चल रहा है इकोनॉमिकल होना, मतलब हमारे लिए इकोनॉमिकल हो जाता है, जो कॉस्ट है मतलब वो हमारी रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज कुछ अमाउंट ऑफ हीट मतलब की जो हीट है वो बेसिकली कहाँ से मिल जा रहा है, फीड से ही मिल जा रहा है। मतलब अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या है, हमको लेटेंट हीट कम चाहिए होगी, उसके बाद में लेटेंट हीट जो कि हम किससे सप्लाई कर रहे हैं, स्टीम के से सप्लाई कर रहे हैं, मींस यूटिलिटी का अमाउंट जो हम यूज कर रहे हैं वो रिड्यूस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। ये चीज होगी यहाँ पर, मतलब कि इस एक फॉर्मूले से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये जो हीट लोडिंग फैक्टर है ये टेम्परेचर डिफरेंस में, मतलब यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर माइनस ऑफ फीड टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये डिस्कशन कर लिया। तो अब जो हमारे बात यहाँ पर कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन टाइम आता है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। अभी तक तो वही टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, है ना, डाइल्यूट कंडीशन वाली। नाउ द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन देखिए अभी, अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, एज आई ऑलरेडी मेंशन द मेजॉरिटी ऑफ केसेस इन ऑपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट सच डाइल्यूट। ये चीज मैंने बता दिया था, है ना, इतना डाइल्यूट नहीं रहता है, मतलब कि हमको जो केस मिलता है वो कंसंट्रेटेड केस मिलता है कि इसको आप मतलब इवोपरेट करो, इसमें से सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट का पार्ट है उसको ना, ओके, सच डाइल्यूट सॉल्यूशन इज दैट द प्योर वाटर, अगर प्योर वाटर की तरह अगर हम कंपेयर करें तो इतना डाइल्यूट हमको नहीं मिलता है, तो ये पार्ट हो गया। नाउ द इन मोस्ट केसेस द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन बीइंग इवोपरेटेड में डिफर considerably from that of the pure water. So the vapor pressure of aqueous solution, so the vapor pressure of aqueous solution is less than that of pure water. So the vapor pressure of aqueous solution is less than that of pure water at same temperature. Consequently, for a given pressure, the boiling point of pure solution is higher than that of pure water. तो उस केस में होगा क्या कि हमें ये पता है, देखिए कि वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो लेस देन, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर वाटर। तो वेपर प्रेशर अगर लेस देन है तो उस केस में उस प्योर वाटर की बात कर रहा हूं, तो वहां पर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी लेस होगा, ओके। लेकिन अगर हम बात करें मतलब कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूट की, तो वहां पर मतलब सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है ना, उसको आप नेग्लिजिबल नहीं कंसीडर कर सकते, मतलब पूरे सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट कंसीडर नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि जो वेपर प्रेशर होगा उस मिक्सचर का वो हाइयर रहेगा, तो उस केस में उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी हाई आपको मिलने वाला है। वही चीज यहां पर लिखा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर सॉल्यूशन इज हाइयर देन दैट ऑफ द प्योर वाटर। प्योर सॉल्यूशन मतलब यहां पर देखिए एक प्योर वाटर लिखा है, तो प्योर वाटर आपका डाइल्यूट केस हो जाएगा, और प्योर सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन जो आपको मिल रहा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो हो गया। सो यहां पर ये डिफरेंस उस आपके सॉल्यूशन में, आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में और प्योर वाटर में अगर हम कंपेयर करें उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, है ना, कि सिर्फ कंसंट्रेटेड होने से जो बॉइलिंग पॉइंट का एक डिफरेंस आ जाता है, उसी डिफरेंस को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट राइज और एलिवेशन। मतलब एलिवेशन का वर्ड ही सिंपल हो गया ना, मतलब राइज होना, कितना इंक्रीज हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट, तो इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट राइज। यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ये चीज मिल रही है ना हमको। सो अल्टीमेटली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहां तक होप्स आपको सारी चीजें क्लियर हो, ओके। सो अब हम नेक्स्ट लिख रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं, देखिए बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड हमारा डिस्कशन करते हैं। इफ द बॉइलिंग पॉइंट rise take place, if the boiling point rise take place in a given problem, then the above equation नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, then the above equation, if the boiling point rise, मतलब अगर ऐसी कंडीशन हो रही है, if the boiling point rise take place in a given problem, कोई भी आपको मतलब केस गिवन है, अगर वहां पर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात है तो वो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट राइज होगा, है ना। सो उस केस में जो अबव इक्वेशन है उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, लाइक ना, सो द अबव इक्वेशन विल चेंज एज फॉलोज। तो क्या चेंजेस हम यहाँ पर करने वाले हैं, देखिए सिंपल, हमारे पास अबव इक्वेशन कौन सा था, Q इक्वल टू एस इंटू लेमडा एस इज इक्वल टू एफ इंटू सी पी इंटू टी माइनस टी एफ प्लस ऑफ वी इंटू लेमडा वी। ये चीज क्लियर है, ये हमारे पास एग्जिस्टिंग इक्वेशन था। तो इसको मॉडिफाई करके हम क्या लिख रहे हैं, एस इंटू लेमडा एस हीट सप्लाई बाय द स्टीम इज इक्वल टू सी पी इंटू, ये जो टेम्परेचर टी है, ये टेम्परेचर आपका बॉइलिंग पॉइंट था। इस बॉइलिंग पॉइंट को मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट न्यू बॉइलिंग पॉइंट आएगा, मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए, उसको मैं टी डैश से डिनोट कर रहा हूं। सो टी डैश माइनस ऑफ टी एफ, सो टी डैश माइनस ऑफ टी एफ प्लस ऑफ वी इंटू लेमडा वी।
ये चीज क्लियर हो गई। ओके, तो यहां पर आई थिंक ये एफ टर्म जो मैंने मिस कर दिया, एफ इंटू सीपी, एफ इंटू सीपी, ओके, एफ इंटू सीपी इंटू टी माइनस टी एफ। तो जस्ट हमने जो टेम्परेचर टाइम है उसको टी डैश से डिनोट किया, तो ये बॉइलिंग पॉइंट राइज का कंसेप्ट यहां पर आपको समझ आ जाएगा अभी। तो ये इक्वेशन अभी आपको याद रखनी है, सिंपल, बस टी को हमने टी डैश से रिप्लेस कर दिया है। नाउ यहां पर मैं लिख देता हूं, वेयर टी डैश इज द बॉइलिंग पॉइंट, इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारे पास एक्चुअल सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा ये। तो अब हमको लिखना है बॉइलिंग पॉइंट राइज, बॉइलिंग पॉइंट राइज, इसको शॉर्ट फॉर्म में देखिए हम लिखने वाले हैं बीपीआर, ये बॉइलिंग पॉइंट राइज को डिनोट कर रहा है बीपीआर। सो बीपीआर मींस बॉइलिंग पॉइंट राइज इज इक्वल टू टी डैश एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस ऑफ बॉइलिंग, ओके सॉरी टी, ये टी होगा ना, टी डैश माइनस ऑफ टी। ओके, ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट राइज। नाउ वेयर अगर आपको टी लिखना हो, वेयर टी, तो टी बेसिकली क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एट प्रेशर P, जो कि वेपर स्पेस में प्रेशर P होगा। ये चीज क्लियर है यहां तक। नाउ तो हमने लिखा बॉइलिंग पॉइंट राइज इज इक्वल टू टी डैश माइनस ऑफ टी। अब यहां से ये टी डैश कितना होगा, है ना, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, अगर एक्चुअल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट लिखे, तो अगर हमको बॉइलिंग पॉइंट राइज अगर दिया है तो उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, टेम्परेचर ऐड कर देंगे, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऐड कर देंगे, किसका, प्योर वाटर का। तो यहां से हमको मिल जाएगा। सो अब यहां से हम देख सकते हैं कि टी डैश में, मतलब लाइक इस तरीके से आप लिख सकते हो, टी प्लस कुछ टाइम ऐड हो रही है बॉइलिंग पॉइंट राइज, तो ये टाइम तो पॉजिटिव रहने वाली है। तो यहां से हमको मिल जाएगा कि टी डैश इज ग्रेटर देन टी, तो ये चीज तो होना ही है, हम यहाँ पर बोल भी रहे हैं ये चीज, है ना। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए Q इज इक्वल टू एस इंटू लेमडा, हीट सप्लाई बाय द स्टीम, इज इक्वल टू U इंटू ए। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको हम क्या लिख रहे हैं, टी एस माइनस ऑफ टी डैश। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर T था उसको हमने T डैश लिख दिया अभी। सो टी एस माइनस ऑफ टी डैश इज लेस देन द टी एस माइनस टी, बिकॉज पहले जो टेम्परेचर था यहाँ पर Q इक्वल टू एस इंटू लेमडा एस, वो यहाँ पर किसके इक्वल था, U इंटू ए इंटू टी एस माइनस टी के। तो ये अगर ये टेम्परेचर टी डैश इज टी से ग्रेटर देन है, तो ये जो डिफरेंस है टी एस माइनस टी डैश, ये आपका लेस देन होगा टी एस माइनस टी से। ओके, सो इसमें आपका हम बोल सकते हैं कि जो ड्राइविंग फोर्स अल्टीमेटली ये रिड्यूस हो रहा है। ड्राइविंग फोर्स सिंपल हीट, मतलब हम लोग सिर्फ हीट ट्रांसफर रेट अगर देखें तो Q इक्वल टू यू इंटू ए इंटू डेल्टा टी होता है, तो आपका ड्राइविंग फोर्स बेसिकली रिड्यूस हो रहा है। ओके, तो ड्राइविंग फोर्स अगर रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर Q इक्वल टू यू इंटू ए इंटू डेल्टा टी में, means the driving force for heat transfer has decreased, hence the same amount of heat transfer required area for heat transfer must increase। तो अगर आपको सेम हीट ट्रांसफर रखना है, तो सेम हीट ट्रांसफर के लिए ड्राइविंग फोर्स अगर रिड्यूस हो गया तो जो अवेलेबल एरिया है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। सो मस्ट इंक्रीज, और इन अदर वर्ड्स फॉर कांस्टेंट एरिया कैपेसिटी Q हैज डिक्रीज। सो अगर आप इसको एरिया फिक्स कर दो, एरिया ए मींस एरिया कैपेसिटी अगर आप फिक्स कर दो, सॉरी कांस्टेंट एरिया, जस्ट ये कांस्टेंट एरिया इसको हम बोल रहे हैं। सो अगर आपने एरिया कांस्टेंट कर दिया, उस केस में Q क्या है, बेसिकली कैपेसिटी है ना। तो Q कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी जो वो डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज डेल्टा टी डिक्रीज हो रहा है। इट मींस द बीपीई बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डिक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एवापोरेटर। तो सिंपल ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि बीपीई बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इसको मैं लिख रहा हूं, हमने बॉइलिंग पॉइंट राइज करके भी लिखा था। सो बॉइलिंग पॉइंट राइज, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो कंसेप्ट है वो क्या करता है, एवापोरेटर की कैपेसिटी को डिक्रीज करता है। ये वाली सिंपल स्टेटमेंट है, इसको आपको याद रखना है। सो गाइस नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है डहरिंग प्लॉट। बेसिकली ये जो प्लॉट है, जैसा मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग की स्लाइड में बताया था कि हमको एक कोरिलेशन देता है, एक लीनियर कोरिलेशन देता है बिटवीन द concentrated solution boiling temperature and the boiling temperature of pure water। सिंपल मतलब एक रिलेशन हमको देने वाला। सो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दिस प्लॉट इज यूज्ड फॉर बीपी। बीपी मींस द बॉइलिंग पॉइंट राइज ऑफ ए सॉल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। गाइस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन का मतलब होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब कि उस सॉल्यूशन में सोल्यूट का जो कंपोजिशन है वो मतलब कि हाई, मतलब कि बहुत ज्यादा कंपोजिशन रहता है, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बीपीई बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, या फिर इसको आप बॉइलिंग पॉइंट राइज भी बोल सकते हो। सो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या फिर बॉइलिंग पॉइंट राइज इज बेस्ड ऑन फ्रॉम एन एम्पिरिकल रूल known as the Dehring rule, which states that the BP of a given सो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, बेसिकली जो डेहरिंग प्लॉट है हमको क्या दे रहा है,
द डायरिंग रूल विच स्टेट दैट द बीपी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन सॉल्यूशन, the boiling point of given solution is a linear function, ये important है, is a linear function of boiling point, is a linear function of boiling point of pure, is the boiling point of pure water at a given प्रेशर, एट ए गिवन प्रेशर, है ना, आपका वेपर स्पेस का प्रेशर होगा। सिंपल, ये चीज समझ आ गई। मतलब डायरिंग प्लॉट कुछ इस टाइप से रहेगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे डायरिंग प्लॉट को। तो डायरिंग प्लॉट यहाँ पर देखिए टी डेस वर्सेस टी में हमको एक लीनियर रिलेशन दे रहा है यहाँ पर। लाइक अगर मेरा डाइल्यूट मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन है, मतलब कि कंसंट्रेशन 0 है सोल्यूट का वहां पर, है ना, तो उस केस में मेरा जितना मतलब बॉइलिंग पॉइंट होगा फॉर प्योर वाटर उतना ही यहाँ पर टी डेस होगा मेरा, बिकॉज वो सेम ही सोल्यूशन है ना, उसमें टी और टी डेस तो इक्वल हो जाएगा उस केस में। लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन में इंक्रीज करूंगा, लाइक 10% कंसंट्रेशन हो गया सोल्यूट का, तो उस केस में मेरे को यहाँ पर देखिए कोरस्पॉन्डिंगली जो टी डेस है वो हायर मिलेगा, मतलब कि टी से। जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे आपका टी डेस जो है वो इंक्रीज होते जाएगा कोरस्पॉन्डिंगली टी से। अगर हम कंपेयर करें तो देख सकते हो आप डायरिंग प्लॉट का यहाँ पर ये जो कर्व है वो मैंने ड्रॉ किया है। तो ये डिफरेंट लाइन है बेसिकली। ये मतलब क्या दे रहा है हमको, जो मैंने लिखा है यहाँ पर देखिए, वाई एक्स एक्सिस पे मैंने लिखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एंड वाई एक्सिस पे लिखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, जिसका टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हम टी डेस लिख रहे हैं, यहाँ पर प्योर वाटर के लिए टी लिख रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल देखिए ये वाई एक्सिस हो गया, ओके। तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये आपका फ्रैक्शन में कंसंट्रेशन लिखा है, परसेंटेज में आपका 10, 20, 30, 40 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या है, कंसंट्रेशन। यहाँ पर लिख लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। तो सिंपल हमको एक लीनियर रिलेशन दे रहा है। ये आपका डायरिंग प्लॉट मतलब डायरिंग रूल हम इसको बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमको कोरिलेशन मिल जाता है। लाइक इतना कहीं यूज होने वाला नहीं है, लेकिन मतलब लाइक गेट में यही पूछ ले बेसिकली हमको क्या रिलेशन देता है लीनियर फंक्शन, ओके। तो सिंपल हमको एक आइडिया होना चाहिए। इतना यूज मतलब अगर मैं स्पेसिफिक बोलूँ तो इतना यूज नहीं है इसका कोई। अगर देखिए जैसा मैंने लास्ट स्लाइड में बोला था यहाँ पर कि अगर देखिए डाइल्यूट सोल्यूशन है, कंसंट्रेशन मतलब अगर 0 है सोल्यूट का, तो उस केस में आपका टी जो है वो टी डेस के इक्वल हो जाएगा। अदरवाइज कोरस्पॉन्डिंगली मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टी डेस वो इंक्रीज होते जाएगा टी के कंपैरिजन में। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट राइज। तो बॉइलिंग पॉइंट राइज क्या होता है, सिंपल टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, यही हमको बॉइलिंग पॉइंट राइज देता है, बीपीआर, है ना। ये बीपीआर बोलो या फिर इसको बीपीई भी बोल सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ये चीज क्लियर हो गई ना। तो नेक्स्ट आता है ऑपरेटर कैपेसिटी। तो ये था डिस्कशन हमारा डायरिंग प्लॉट का। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ऑपरेटर कैपेसिटी, ओके। सो देखिए फर्स्ट थिंग है ऑपरेटर कैपेसिटी। तो इवेपोरेटर कैपेसिटी मतलब ये टर्म हम डिस्कस मतलब डिफाइन कर रहे हैं। इसका जो मेन यूज है वो आगे यूज होगा, है ना। मतलब मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर हम डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर में। तो पहले टर्म मैंने लिखा कि ऑपरेटर कैपेसिटी। तो कैपेसिटी तो क्यू तो मैंने बताया कि एस इंटू लेमडा एस जो है वो आपका ऑपरेटर कैपेसिटी होता है, क्यू। तो वो कैपेसिटी मतलब जितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा उतना ही यहाँ पर कैपेसिटी ज्यादा होगा। सो इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वाटर वेपराइज। जितना ज्यादा हीट मतलब ट्रांसफर होगा फ्रॉम स्टीम से उतना ही तो ज्यादा आपका जो मतलब कि सॉल्वेंट है वो वेपराइज होगा। सो इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वाटर वेपराइज पर यूनिट ऑफ टाइम। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वाटर वेपराइज पर यूनिट ऑफ टाइम। नाउ नेक्स्ट देखिए इवेपोरेटर इकोनॉमी। तो एक तो हो गया कैपेसिटी, एक हो गया इकोनॉमी। सो इस इवेपोरेटर इकोनॉमी को इवेपोरेटर इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, स्टीम इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो ये आपका स्टीम से रिलेटेड है। देखिए स्टीम इकोनॉमी, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वाटर वेपराइज पर केजी ऑफ स्टीम यूज। इट इज मतलब कि 1 केजी स्टीम अगर हमने यूज किया है तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली कितना वाटर वेपराइज हो रहा है, उनका रेशियो जो है बेसिकली, है ना। देखिए यहाँ पर इट इज आल्सो कॉल्ड द स्टीम इकोनॉमी। सो अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस, ये अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस क्या मतलब कि जो वाटर से प्रोड्यूस हो रहा है ना। मतलब एज ए मैं बोल सकता हूँ कि जो हमको ऑपरेटर में टॉप पे जो मिल रहा है हमको वेपर मिल रहा है, तो वो अल्टीमेटली क्या है, वहां पर वाटर को ही तो हम बेसिकली ऑपरेट कर रहे हैं ना। सो द अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस इज डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ स्टीम यूज। तो ये जो रेशियो है इसको हम बोलते हैं स्टीम इकोनॉमी। So in a single effect evaporator, the amount of water evaporated per kg of steam feed is always less than 1 and hence the economy is less than 1. So अगर मैं अभी जो हम सिंगल इफेक्ट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, सो सिंगल इफेक्ट ऑपरेटर में सिंपल फंडा है कि अमाउंट ऑफ स्टीम जो प्रोड्यूस है वो डेफिनेटली अमाउंट ऑफ स्टीम जो यूज है उससे लेस होगा। तो इस केस में आपका स्टीम इकोनॉमी फॉर ए सिंगल इफेक्ट ऑपरेटर, स्टीम इकोनॉमी फॉर ए सिंगल इफेक्ट ऑपरेटर ऑलवेज लेस देन 1 होने वाला है। ये सिंपल है। अब मल्टी इफेक्ट ऑपरेटर में क्या होता है वो बात हम आगे करेंगे,
है ना। अगर एक से ज्यादा होता है तो क्यों होता है वो भी हम बात करेंगे वहां पर। ओके गाइस, तो ये था पूरा डिस्कशन यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेक्चर का, जिसमें हमने सिंपल ऑपरेशन क्या होता है, उसके बाद में सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर, उसमें हमने मटेरियल बैलेंस अप्लाई किया, है ना, एनर्जी मास बैलेंस लिखा हमने, उसके बाद हमने एंथैल्पी बैलेंस लिखा। ओके, तो ये सब बेसिक टर्म्स है। फिर ऑपरेटर जो मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कहाँ से रोल में आता है, क्यों, मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का बेसिकली टेम्परेचर जो है, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली जो इंक्रीज हो जाता है ना। एक प्योर सॉल्यूशन को आप मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा, लेकिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर होगा आपके पास तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके गाइस, तो ये था डिस्कशन कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर। सो मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर में देखिए हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फील्ड अरेंजमेंट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ द ट्रिपल इफेक्टिव ऑपरेटर, मतलब मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर का पार्ट है लेकिन हम ओनली ट्रिपल इफेक्टिव ऑपरेटर कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटी एंड इकोनॉमी ऑफ मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर। सिंपल हमने तो देख लिया रेशो क्या होता है, कैपेसिटी और इकोनॉमी, लेकिन हम मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर के लिए कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, क्या एक से ज्यादा भी हो सकता है इकोनॉमी, वो भी हम वहां पर बात करेंगे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट लेक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑपरेशन को। ओके